तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है कि एक रिएक्शन आई, दूसरी रिएक्शन आई, मिक्स हुआ और केमिस्ट्री बन गई और बच्चों का दिमाग हो गया खराब। लेकिन नहीं, केमिस्ट्री बहुत बेसिक से शुरू होती है। जैसे कि हमारे घर में मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है, गन्ने से विनेगर का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें क्या, ये भी केमिस्ट्री है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है आपस में, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जैसे कि अभी मैंने बोला कि किसी भी एक चीज को उठाते हैं, वो चीज का एक नाम होता है विच इज मैटर। तो मैटर का आगे जाके पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अपन शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री में ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो चलिए पढ़ लिया, 10th तक आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी उसमें आपको ब्रांचेस नहीं डिफाइन होती है, लेकिन जब आप 11th में एंटर हो तो आपको सडनली पता चलता है अरे केमिस्ट्री भी डिवाइडेड है। फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो चलिए, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम ये बेसिक देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट। अब आप सोचेंगे कार्बन हाइड्रोजन, पीरियडिक टेबल जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी होगी, उससे सिर्फ कार्बन उठाइए, हाइड्रोजन उठाइए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाइए। उसके अलावा और कोई एलिमेंट अगर केमिस्ट्री बन रही है तो वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैथ्स वाले बच्चों के लिए सबसे फेवरेट पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री। बायो वाले बच्चों के लिए भी आता है, ये एक बहुत स्टीरियोटाइप हो चुका है कि बायो वाले बच्चे, उनको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पसंद होगा। नहीं, अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री भी समझ में आएगी, बहुत ईजी होती है। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज जो हम बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को मिक्स करेंगे, कुछ लाइक डीएनए की केमिस्ट्री, आरएनए की केमिस्ट्री, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में आएगा। अब वेट बैलेंस इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री आएगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे क्लास 11th का रोड मैप रहेगा। जैसे कि सबसे पहले तो केमिस्ट्री में क्या है, हम कंसेप्ट समझेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी वालों ने दिया बहुत हल्के में, लेकिन है उतना ही भारी। जब हम वो चैप्टर नहीं समझ पाएंगे ना, हमें आगे की कोई केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, विच इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर एटम पढ़ लिया तो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, उनकी पीरियोडिसिटी पढ़ लेंगे। फिर एटम एटम पढ़ लिए, एटम एटम का रिलेशनशिप बना के, बॉन्ड बना के वो पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। फिर अब थोड़ा फिजिकल साइड चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे कार्बन हाइड्रोजन के बारे में, और हाइड्रोकार्बन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सम बेसिक कंसेप्ट, इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, फिर नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मैनेजमेंट, अनसर्टेनिटी, लॉज क्या क्या होते हैं जिनसे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। फिर एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले हमारे डेल्टन ने दी, वो देखेंगे। फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस, वो देखेंगे हम। फिर मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, एक टॉपिक है। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब जैसे कि मैंने बोला कि कोई एक चीज होगी, उसकी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर हम उठाएंगे और उसकी केमिस्ट्री पता करेंगे। वो चीज क्या है, उस चीज का नाम हम देंगे मैटर। तो जब हम किसी मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो वो केमिस्ट्री है। इसकी स्लाइड में मैटर दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए स्लाइड में जो लिखा है वो तो लिखा है, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्लाइड से भी आगे जाके बताऊंगी आपको कि मैटर क्या है। मैटर मेनली हमारे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बारे में डिफाइन करेंगे। मैटर के अलग अलग स्टेट्स होंगी, मैटर के क्लासिफिकेशंस होंगे, और आगे जाके हम एक एक स्टेट्स का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन वो शायद 12th का टॉपिक है, उतना लोड नहीं लेते हैं, अभी 11th पे आते हैं। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी मैटर पता चल गया, अभी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। सॉलिड हमने देखा होगा आसपास, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज। प्लीज बेयर विथ माई राइटिंग। और फिर उसके बाद लिक्विड होगा। तो लिक्विड में हम क्या करेंगे?
जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े और दूर दूर हो जाएंगे, फिर जब गैस होगा तो वो स्पेस में पार्टिकल्स हो जाएंगे और वो बहुत दूर दूर, और उसका एक और नाम होता है विच इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल के बाद अब सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, जिसके जैसे कि हमारा एक लड्डू, वो क्या है, सॉलिड। उसका एक डेफिनेट शेप है गोल, एक डेफिनेट वॉल्यूम है गोल, उसको आप कहीं पे भी रखें, कटोरी में रखें, ग्लास में रखें, वो हमेशा गोल ही रहेगा और उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो जाएगा सॉलिड्स में। अब लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड का क्या होगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन शेप वो चेंज कर लेगा। जैसे कि हमारा दूध है, उसको अगर आप कटोरी में रखोगे तो वो कटोरी का शेप लेगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर दूध हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको आप टब में डालो या बाल्टी में डालो तो अलग अलग हो जाएगा, नहीं। इसी तरह तीसरा क्या होगा, हमारा गैस। गैस के पास ना ही तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ना ही उसका डेफिनेट शेप होगा। मतलब गैस जहां पे आएगी उसका शेप ले लेगी और दूसरे में जाएगी तो वॉल्यूम भी चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि गैस एक इनकम्प्रेसिबल है, आप उसको नहीं रख सकते एक जगह, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड के पास सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप भी होता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब ये जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है ये हमने अलग अलग पढ़ी। अब इनको एक दूसरे में इंटरचेंज भी कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करके। इसका सबसे इजी एग्जांपल जो यहाँ पे बना हुआ है, हम लेंगे वाटर, सिंपल एंड स्वीट। वाटर में क्या करेंगे, हमारी आइस है, वो क्या है, H2O है, वाटर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट, क्या बन गया, पानी, लिक्विड। उसको और हीट दिया, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चले गए, भाप बन गया, स्टीम बन गया, गैस बन गया। अब गैस पे आते हैं, गैस का थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस किया, क्या बन गया, पानी, लिक्विड। उसकी जैसे कि कोई भी हमने गर्म चीज की, उस पर थाली रख दिया, उसको निकाल के देखा, उस पर पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, क्या हुआ, हमारा हीट कम हो गया, तो जो हमारा स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद लिक्विड को और कूल किया, पानी को फ्रीजर में रख दिया, क्या बन गया, आइस। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब यहाँ पे जा रहे हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने देख लिया हमारे सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस और इनका इंटरचेंज एक दूसरे में। अब हम देखेंगे मैटर। अभी हमने देख लिया मैटर की स्टेट्स क्या क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैटर को और भी क्लासिफाई किया जाता है, क्या क्या हो सकता है। मैटर कैन बी अ प्योर सब्सटेंस, कैन बी अ मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में एक आता है आपका एलिमेंट, एक आता है कंपाउंड। मिक्सचर में आएगा आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आइए इनका इलेबोरेशन देखते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है, when all constituent particle of a substance are same in chemical nature it is said to be a pure substance. A mixture contains particles of two or more pure substance which may be present in any ratio. तो यहाँ पे हम क्या थे, एक हमारा था मिक्सचर, एक हमारा था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि प्योर सब्सटेंस में हमेशा एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो एक ही एलिमेंट और या 2-3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो उनका एक रेशियो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करेंगे उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे और उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट रेशियो नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस से पहले हम देखते हैं हमारा मिक्सचर। मिक्सचर में क्या क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, जिसमें हमारे दो चीजें, दो सॉल्वेंट, सॉल्यूट या कुछ भी लिया, वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि शुगर प्लस वाटर। हम जब शक्कर और पानी को घोलते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड या सॉल्यूशन बन के आता है, वो क्या होगा, होमोजीनियस। होमो मतलब एक तरह के, सेम फेज। लेकिन जब हम हेट्रोजीनियस की बात करेंगे, हेट्रो वर्ड हम कब यूज करते हैं, डिफरेंट फेज, दो अलग अलग फेज। अब आप सैंड है, उसको पानी में डाल दीजिए तो पानी अलग दिखेगा, सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे, दो अलग अलग फेज। तो ये कौन सा हो गया,
हेट्रोजीनियस। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेंट प्लस वाटर। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको उसको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको इजी भी लगेगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। डेफिनेशंस को रटने पे ना जाए, बस एग्जाम्पल्स लें, उनको डेली लाइफ से रिलेट करें और समझें। इसके बाद होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, जैसे कि मैंने बताया, होमोजीनियस द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। These means particle of components of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture. And examples, sugar solution and air are the examples. जो कि मैंने आपको हिंदी में बताया वो यहाँ इंग्लिश में रखा हुआ है और कुछ नहीं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉट यूनिफॉर्म, डिफरेंट कंपोनेंट विजिबल, हमारा सैंड और वाटर अलग अलग दो डिफरेंट फेजेस। इसका क्या होगा, स्टोन पीसेस हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में प्योर सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। देखिए, सिंपल तरीके से आपको अगर बताऊं तो एलिमेंट मतलब एक कोई एलिमेंट होगा। कंपाउंड में क्या होगा, दो तीन एलिमेंट होंगे लेकिन वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे। आप अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाइए, हमने मिक्सचर में बोला था कि वहां दो तीन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे लेकिन उनका कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होगा। लेकिन जब कंपाउंड की बात होगी तो उनका डेफिनेट रेशियो होगा, तभी जाके वो एक प्योर सब्सटेंस बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज कभी हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कभी भी हम इसका फॉर्मूला C12H6 नहीं लिख सकते हैं। हमेशा ग्लूकोज दुकान में खरीदिए, लैब में लीजिए, यही फॉर्मूला मिलेगा आपको। वाटर आप कहीं का भी उठाइए, टंकी का उठाइए, रिवर का उठाइए, एक ही फॉर्मूला मिलेगा, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसीलिए वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। Glucose contains carbon, hydrogen, and oxygen in a fixed ratio, and its particles are of same composition. के बाद element classification into elements and compound particles of an element consist of only one type of atom. Element में सिर्फ एक atom होगा और compound में बहुत सारे atoms होंगे, that's it. तो यहाँ पे क्या है, element में one type of atom, compound में different elements combined together in a definite ratio. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, शुगर। के बाद अब हमने देख लिया स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब रिएक्शंस भी तो हो रही हैं। हमने क्या बोला था कि हम स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसको फिजिकली देख पाए बिना, जैसे कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है उसका हमको चेंज नहीं करना, उसका जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी ही रहेगा। कोई एक आदमी है, वो आदमी की नाक कैसी है, कान कैसी है, हाइट कैसी है, उस आदमी को नहीं चेंज करना, बस फिजिकली देखना है और हमें पता चल जाएंगे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ जब वो ढलता है, बदलता है, तो कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जैसे कि आप अपने पापा से अलग टाइप से बात करते होंगे, दोस्तों से अलग टाइप से बात करते होंगे, तो वो एक अलग तरीका हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन। बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, कंबस्टिबिलिटी, कंपोजिशन, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें केमिकल चेंज करना पड़ेगा, हमारे सब्सटेंस को चेंज करना पड़ेगा, रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हमारे एग्जांपल्स क्या है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ऑर्डर मतलब स्मेल, हम जनरली स्मेल को केमिस्ट्री में ऑर्डर कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कंबस्टिबिलिटी, वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट है, अब प्रॉपर्टीज देख ली। अब क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स यूज होती हैं। यूनिट्स इन द सेंस, जैसे हमने मास लिया, उसका ग्राम यूज हुआ, किलोग्राम यूज हुआ, कैलोरी यूज हुआ, कैलोरी एक्चुअली हीट की है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अलग यूनिट्स होती हैं। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग अपनी अपनी यूनिट्स रहते हैं, जैसे कि
पैसे की यूनिट ले लीजिए, पैसा सबको पसंद है, रुपए यहाँ है, यूएस में डॉलर है, पाउंड यूके में है, अलग अलग है। तो जब कोई एक जगह बैठते हैं अलग अलग देश के बड़े बड़े लोग और वो एक बड़े मुद्दे पे बात करते हैं, तो अगर वो अलग अलग यूनिट्स में बात करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई 1 ग्राम बोल रहा है तो कोई 100 किलो बोल रहा है, 100 ग्राम बोल रहा है तो 1 किलो बोल रहा है, तो सब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, या बोले जाए कंफ्यूजन हो नहीं जाएगा, हुआ है प्रॉब्लम, तभी एक सोल्यूशन आया है यूनिट्स का, विच इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई जिसने एक ऐसा यूनिट लाई सारे हमारे एलिमेंट्स के लिए। वो ऐसा यूनिट से हम अब कोई भी एक स्टैंडर्ड वे में जब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे कोई भी यूनिट को, तो हम एसआई यूनिट में ही बात करेंगे। तो हर एलिमेंट की, हर क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट डिफाइन है, और वो एसआई यूनिट हमें फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, हम हर जगह एक स्टैंडर्ड तरीके से ही बात करते हैं, और वो स्टैंडर्ड तरीका हमारी एसआई यूनिट है। तो कुछ एसआई यूनिट्स देख लेते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे कि लेंथ है उसके लिए मीटर दिया हुआ है, मास है उसके लिए किलोग्राम, टाइम है उसके लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसके लिए केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसके लिए कैंडला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने बोला है बहुत सारी चीजें कंसेप्ट समझना है, बट 2% चीजें तो थोड़ा मतलब करनी पड़ेगी, तो ये उन्हीं 2% में से है। और ये कुछ है जो प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं, जेप्टो, एटो, फेम्टो, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको अगर आगे जाके आप कुछ फिजिकल में सॉल्व करते हैं तो ये टेबल आपकी काफी हेल्प करेगी। वैसे तो एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बाद हम आते हैं कि अलग थोड़े टॉपिक पे, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, यूनिट्स हो गया। अब आते हैं मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब पे। मास से पहले आते हैं कि कभी कोई बात करता है मास पे, कभी कोई बात करता है वेट पे। इनमें कुछ अंतर है या सेम है? अंतर है। मास क्या होता है? मास होता है कि किसी भी कंपाउंड में कितना सब्सटेंस है। जैसे ये पेन है, इसमें कितने सब्सटेंस से बना है, कितने एटम से बना है, कितने मॉलिक्यूल से बना है, वो उसका मास होगा। लेकिन वेट में हमारा फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, जो कि क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये पेन ग्रेविटी में कितना फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, वो क्या डिफाइन करेगा, वेट। तो जो हमारा मास होता है इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, और वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पेन को आप इधर रखो या मून पे रखो, पेन का लेंथ नहीं बढ़ेगा, पेन का अमाउंट नहीं चेंज होगा, हमेशा यही रहेगा। तो मास ऑफ द सब्सटेंस कांस्टेंट है। लेकिन ग्रेविटी, जैसे कि हमें पता है या पता चल जाएगा कि मून की ग्रेविटी अलग होती है, अर्थ की ग्रेविटी अलग होती है। तो ये जो पेन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अलग लगेगा, मून पे अलग लगेगा, इसके कारण जो पेन का वेट अर्थ पे अलग दिखेगा, मून पे अलग दिखेगा। अलग दिख रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो वेट ऑफ मैटर may vary from one place to another due to the change in gravity. अब मास की बात करते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। हमारे जो बैलेंस होते हैं फिजिकल, उनसे हम नॉर्मली हमारे कोई भी सब्सटेंस का मास पता कर सकते हैं। मास की एसआई यूनिट जैसे कि मैंने बोला था किलोग्राम होती है। ये कन्वर्जन फैक्टर है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, जो आप सबको पता होगा। वैसे जिनको नहीं पता उनको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आज याद कर लीजिए। अब वॉल्यूम, मास कितना मैटर प्रेजेंट है, वॉल्यूम स्पेस में कितना जगह घेर रहा है, उसका वॉल्यूम होगा। तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, इसका वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम को ऐसे एक लीटर में मेजर करते हैं, कहीं मेजर करते हैं, लेकिन लैब में थोड़ी अलग अलग चीजें होती है, जैसे ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया। जो लोग अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनको ब्यूरेट पिपेट तो बहुत यूज में आने वाला है, तो उसी से वॉल्यूम नापेंगे, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड तरीका वही है। हम जब भी केमिस्ट्री में बात करेंगे, लैब में बात करेंगे, तो हम एक स्टैंडर्ड तरीके की ही बात करेंगे। कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। उसके बाद आता है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, उनको मिला के बना दिया डेंसिटी। अब पानी है, पानी में तेल डालेंगे, तेल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे तैरेगा। जो नीचे है मतलब वो ज्यादा डेंस है। डेंस मतलब कोई भी
सब्सटेंस है, उसमें पार्टिकल्स कितने टाइटली अरेंज हैं। अगर टाइटली अरेंज है तो ये डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड। अगर दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो कम डेंस है, लेस डेंस, ये हो जाएगा। तो ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया कि डेंस क्या होता है। अब थोड़ा फॉर्मूले की भी जरूरत है क्योंकि ये कंसेप्ट हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ नहीं, यूनिट मतलब बस 1। 1 लीटर में कितना मास होगा वो उसकी डेंसिटी होगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी निकालना है, हमें ऐसा यूनिट ऑफ मास पता है, हमें ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम पता है। अब वॉल्यूम मैम आपने तो बताया नहीं, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट। लेंथ का होता है ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या जाएगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये मीटर क्यूब लिख देंगे। मास का किलोग्राम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अभी डेंसिटी हो गया, मास हो गया, अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? हम जनरली बोलते हैं कि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर कम है, हम बोलते हैं मेनली हम किससे बात करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर किसी से बोले जाए कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी तो सब क्या बोलेंगे? सेल्सियस, क्योंकि अपन रोजमर्रा की जिंदगी में तो सेल्सियस में बात करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन में होता है आपका। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऐसा यूनिट केल्विन में होता है, लेकिन 3 यूनिट्स होती है जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इनकी कुछ रेंजेस होती हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट का रेंज आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का रेंज जाता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का रेंज आता है 273.15 टू 373 केल्विन। जो लोअर टेम्परेचर रेंज होती है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है, जो हायर टेम्परेचर रेंज होती है वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। इसको भी मैं बोलूंगी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो बर्फ बनता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह 32, 212, 32 फ्रीजिंग पॉइंट, 212 बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में। केल्विन में 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट और 373 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट। और एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, याद करके रखिएगा। और हमारे रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब पढ़ लिया ये सारी चीजें। अब इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे मैम? क्वेश्चन में दिया डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे? 2 फॉर्मूलेज हैं, आपको दिख ही रहे हैं। तो अगर कोई चीज फ़ारेनहाइट में दी हो और सेल्सियस में दी हुई है, सॉरी कोई चीज सेल्सियस में दी हुई है और उसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर कोई चीज केल्विन में चेंज करना है हमको सेल्सियस से, तो हम उसको डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 में करेंगे। ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है, तो मैम ये केल्विन में कैसे? कुछ नहीं, 25 प्लस 273.15 कितना आएगा? 538,729, 298.15 केल्विन में होता है। आज के बाद आप घर पे बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है रूम का, 298.15 केल्विन टेम्परेचर है हमारे रूम का। फिर से पूछेंगे केल्विन क्या होता है। ये 2 फॉर्मूले हो गए टेम्परेचर के। अब हो गया।